आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। आप सभी का स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए लगभग 10 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान रूस द्वारा की गई भारी गोलाबारी में यूक्रेन के कई शहरों में अस्तित्व का खतरा ही मंडराने लगा है। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच हो रहा यह युद्ध पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में अमेज नाउ की टीम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के परिणाम और उसके दुष्प्रभावों के बारे में जानने के लिए विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों से, बहुत सारे बुद्धिजीवियों से, शिक्षकों से मुलाकात की। रक्षा अध्ययन विभाग से जुड़े प्रोफेसर हरिशरण और बभनान डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर अमित त्रिपाठी, इन दो शख्सियत से हमने मुलाकात की और उनसे बातचीत की। तो आइए उनके जानते हैं विचार, क्या है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का परिणाम और उसके जो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं वो किन किन लोगों पर इसके प्रभाव होंगे, या फिर ये युद्ध कब तक चलने वाला है और क्यों। देखिए, वर्तमान समय का जो एक घटनाक्रम चल रहा है जिसमें रूस ने सीधा सैनिक कार्रवाई जो है यूक्रेन के खिलाफ कर दिया है। रूस को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1990-91 से पहले यूएसएसआर था और सुपर पावर का स्टेटस रखता था। तो किसी भी डिसइंटीग्रेशन के बाद रूस में वही लोग वही रह गए हैं, वेपन सिस्टम वही रह गया है, जितने पर उसके संसाधन है सब उसके पास हैं। बस उसके पास सुपर पावर का स्टेटस आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से नहीं था। लेकिन पिछले 30 वर्षों में रूस ने बहुत तरक्की किया है और अब उसकी वैसी पोजीशन नहीं है जो 90-91 में थी। तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और नाटो के सदस्यों ने इस बात के आकलन करने में कहीं न कहीं चूक की कि रूस जो है वो कमज़ोर स्थिति में है और वो सीधे यूक्रेन पर कभी कार्रवाई नहीं करेगा। रूस के प्रचंड आक्रमण के वेग को संभाल पाना यूक्रेन के बस की बात नहीं है। वो जिस तरह से चाहेगा यूक्रेन को ध्वस्त करेगा, और अगर ये लोग डायरेक्ट सैनिक कार्रवाई नहीं किए और छोटे छोटे सैंक्शन लगाते रहेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस और ये वो हर देश पर लगे हैं। हम लोगों के ऊपर भी लगाया गया था जब 1974 में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। तो उसका कोई बहुत परवाह रूस करने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो है अब वो 90-91 की परिस्थितियां नहीं रही। तो अमेरिका को और उसके मित्र देश जो यूरोप के हैं और नाटो को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने यूक्रेन के साथ रहने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई थी, तो समय रहते अगर आप यूक्रेन में कुछ अपनी सेनाओं को और चीज़ों को डिप्लॉय करते और आगे भेजे रहते, तो आज रूस इतना प्रेशर यूक्रेन के ऊपर न लगा पाता। लेकिन समय रहते उसमें कहीं चूक जरूर हुई है, और अब रूस को रोक पाने का मतलब है सीधा नाटो अमेरिका वर्सेस रूस की लड़ाई। और इसके खतरे और परिणाम बहुत बड़े होंगे, क्योंकि रूस ने भी न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दिया है। रूस के पास अमेरिका से ज़्यादा 6550-75 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं ऑफिशियली, जबकि अमेरिका के पास 5550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रूस टेक्नोलॉजी में और किसी भी वॉर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और वेपन्स में अमेरिका से कहीं बहुत पीछे नहीं है। अब उसको बहुत पीछे समझने में अगर चूक करेंगे ये लोग तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। और आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, पूरा वर्ल्ड एक हो गया है। आज म्यूचुअल इकोनॉमिक डिपेंडेंस का ज़माना है। हर देश एक दूसरे से कहाँ से जुड़ा है ये हम नहीं बता सकते, और निश्चित रूप से कोई छोटी बड़ी घटना होती है तो उसका विश्व के सभी देशों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कुछ पर ज़्यादा पड़ेगा, कुछ पर कम पड़ेगा। भारत भी प्रभावित होगा, एशिया के अन्य देश भी प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर इसमें रूस ने किसी भी तरह की सफलता हासिल की तो चीन
ताइवान के मसले पर यही कार्रवाई करेगा। क्यों? क्योंकि ताइवान के भीतर अमेरिकी फोर्सेज नहीं है। ताइवान केवल अमेरिका से सैनिक सहायता लेता है, सैनिक उपकरणों को खरीदता है, तमाम सिस्टम्स को खरीदता है, और ताइवान को भी इसी तरीके से चीन एक दिन अपना निशाना बनाएगा। और बाहर से उसके तो ताइवान के किनारे तो छोटे बड़े कोई देश भी नहीं है, उससे तो जापान भी दूर है, साउथ कोरिया भी दूर है, अमेरिका भी दूर है, ऑस्ट्रेलिया भी दूर है। और ऐसी स्थिति में एक भयंकर कठिनाई का सामना आगे चलकर ताइवान, एशिया का जो सबसे बड़ा प्रभाव है कि चीन देख रहा है कि जब रूस कर सकता है यूक्रेन में और ये लोग पीछे रह गए और धमकी देते रह गए, सैंक्शन लगाते रह गए, तो आप चीन पर कौन से इकोनॉमिक सैंक्शन लगाइए? वो तो इकोनॉमिक सैंक्शन के परे है, बहुत दूर है, तो वो तो आप ही के ऊपर उसके कर्जे लदे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को भी सामने चुनौतियां हैं। हमारे भी कुछ इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, कुछ कल्चरल रिलेशंस हैं, कुछ और भी सामान रूस से वगैरह से आता है, कुछ यूक्रेन से है, तो उसमें निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और उस सब के लिए सबसे बड़ा तो चीज क्राइसिस, ऑयल की क्राइसिस होने लगती है, दाम बढ़ने लगता है, पूरा देश उसी से विश्व के प्रभावित हो जाते हैं। तो जो आपके स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स में ऑयल भी आता है, तो ऑयल और गैस के दाम, अब रूस का जो हम लोगों ने एक सोचा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी निर्भरता कुछ ऑयल और नेचुरल गैस रूस से भी लाएंगे, इधर ब्लैक सी से होते हुए जो रास्ता है, लेकिन अब उसमें भी अड़चन आ सकती है। और यूरोप भी जुड़ा हुआ डायरेक्ट रूस से, यूरोप के बहुत से देशों का नेचुरल गैस रूस से ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप अलग है और रूस अलग है, भारत सब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर लगे हुए। तो आगे के समय में डिप्लोमेसी यही है, रहनी चाहिए अमेरिका और नाटो और उसके मित्र देशों की, कि जल्दी से जल्दी इसका कोई एक समाधान निकालें, युद्ध को पहले रुकवाने की कोशिश करें, क्योंकि फ्लेयर अप करके उसमें शामिल होकर संभालना मुश्किल है। क्योंकि अब अमेरिका ने ये दिखा दिया है कि वो एक आतंकवादियों से भी हार के लौट सकते हैं। जब तालिबान जैसे देश से बात करके, तालिबानियों से बात करके और वहाँ से लौट सकते हैं, एक दिन पहले भाग सकते हैं, और अपने मित्र देश ब्रिटेन और फ्रांस को बताया तक नहीं, जर्मनी को, कि भाई हम इस तरह से जा रहे हैं, तो अमेरिका की साख गिरी है, निश्चित रूप से गिरी है। और अमेरिका के साख पर ये दूसरा प्रश्न जो है यूक्रेन का है, और इसके बाद तीसरा प्रश्न जो बहुत बड़ा एशिया के लिए चैलेंजिंग होगा वो ताइवान का हो सकता है, क्योंकि चीन के प्रचंड वेग को संभाल पाना ताइवान और उसके बस की बात नहीं। एक चीज़ अभी बातचीत में जो आपने तेल की बात की, सामानों के महंगे होने की बात हुई, तो ये भी तो तय है, जैसे अभी भारत की बात कर लें तो 5 राज्यों में चुनाव के तुरंत चुनाव चल रहा है, चुनाव के तुरंत बाद तेल के दाम भी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे, स्वाभाविक है, वो तो रीजन है। जितना खरीद के हम लाएंगे, जितने की हमारी कास्टिंग होगी, उसको साफ करेंगे तो दाम ऊपर जाएंगे। कहाँ तक हम उस पर सब्सिडी या कहाँ तक बोझ बर्दाश्त करेंगे? तेल की खपत को देखते हुए उसके बोझ को किसी भी सरकार को बहुत दिनों तक बर्दाश्त कर पाने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे में बढ़ाना ही पड़ेगा, वो एक नेचुरल मजबूरी है। देखिए, इस विवाद को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा और उससे 15 देश अलग हुए, एक सोवियत संघ से अलग अलग 15 देश निकले, जिसमें सबसे बड़ा देश था रशिया और दूसरा सबसे बड़ा देश जियोग्राफी के लिहाज से जो था वो था यूक्रेन। लेकिन दुर्भाग्य से यूक्रेन आज यूरोप का सबसे गरीब देश है। 1991 में स्वतंत्रता मिलने के बाद, आज़ाद होने के बाद, यूक्रेन ने ये डिक्लेयर किया कि वो एक न्यूट्रल स्टेट रहेगा, यानी कि वो उस नाटो गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा जो कि तत्कालीन सोवियत संघ को ध्यान में रख के ही 1949 में बनाया गया था, और बाद में इसका निशाना रशिया बन चुका, स्वाभाविक रूप से बना। तो यूक्रेन ने ये डिक्लेयर किया था कि हम न्यूट्रल स्टेट रहेंगे और हम दोनों ही जो पक्ष हैं उनसे हम सामान्य संबंध रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन के इस स्टैंड में चेंज आता गया। 1994 में यूक्रेन ने नाटो देशों के साथ एक सामान्य पार्टनरशिप किया। आगे चल के यूक्रेन के अंदर से ये मांग उठने लगी कि हमें नाटो का सदस्य बनना है, और लंबे समय से की जा रही मांग के बाद वर्ष 2008 में नाटो के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उन्होंने ये कमिटमेंट किया एक तरह से कि हम आने वाले समय में यूक्रेन को अपना सदस्य बनाएंगे। इस बीच में वर्ष 2013 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच ने
शायद प्रैक्टिकल वजहों से ये महसूस किया कि उनका नाटो देशों या यूरोपियन यूनियन की ओर जाना उतना सुरक्षित नहीं है जितना कि रशिया की ओर जाना, और इसलिए उन्होंने रशिया के साथ बेहतर संबंध बनाने की पैरवी की। उन्होंने रशिया के क्लोज जाने की कोशिश की और यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट होना था, उसको उन्होंने कैंसिल किया। इसके जवाब में यूक्रेन में जन आंदोलन खड़ा हो गया और इस जन आंदोलन में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उनकी सत्ता हिल गई और उन्हें भाग के रशिया जाना पड़ा। इसके बाद जो परिणाम हुआ वो सारी दुनिया जानती है कि क्रीमिया जो दक्षिणी यूक्रेन का हिस्सा था उस पे रशिया ने कब्जा कर लिया। और यूक्रेन को भी ये बात ध्यान में रखनी थी कि उस समय जब क्रीमिया पर कब्जा हुआ तब भी नाटो देशों ने या यूरोपियन यूनियन के अन्य देशों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, निंदा करने तक अपने को सीमित रखा। और आगे चल के जब अभी वोलोदिमीर जेलेंस्की जब सत्ता में आते हैं और 2019 में वो अपने संविधान में संशोधन करते हैं इस चीज़ के लिए कि हम नाटो गठबंधन का सदस्य बनेंगे, और ये जो चेंज था, ये जो संविधान में संशोधन था और जो पूर्व की स्थिति थी कि यूक्रेन एक न्यूट्रल स्टेट था, वो दोनों पक्षों से बराबर संवाद करने का हिमायती था, क्योंकि घटनाक्रम बदले तो यूक्रेन का स्टैंड बदलता गया और अल्टीमेटली एक ऐसी स्थिति आई जहां रशिया ने एक रेड लाइन खींच दी। क्योंकि थोड़ा सा एक तथ्य को और मैं इंगित करूंगा कि नाटो ने लगातार 1991 में नाटो ने रूस से ये कमिटमेंट किया था कि वो उसके पूर्व जो सोवियत संघ के सदस्य देश थे उनको वो नाटो में नहीं लेंगे, लेकिन बाद में नाटो ने अपनी इस प्रतिबद्धता से को तोड़ा बार बार और कई ऐसे सदस्य लोगों को, कई ऐसे देशों को अपना सदस्य बनाया जो कि पूर्व सोवियत यूनियन के सदस्य थे। रशिया उस समय इन चीज़ों का विरोध उस तरह नहीं कर पाया जिस तरह से वो करना चाहता था, उसकी स्थिति डामाडोल थी, उसने चीज़ों को बर्दाश्त किया। अब स्थिति ये हो गई थी कि यूक्रेन के पश्चिम की दिशा में जो 4 देश हैं वो सभी नाटो का सदस्य बन चुके हैं। इसके बाद यूक्रेन बनने जा रहा था, कोशिश कर रहा था, और यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनने के साथ ही नाटो गठबंधन की सेनाएं या उसकी मिसाइलें या उसके अन्य हथियार, सैन्य साजो सामान, ये यूक्रेन में आने का रास्ता साफ हो जाता और इसके बाद सीधा खतरा रशिया को होता। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तब पुतिन के लिए यूक्रेन पे हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक सदस्य पे भी हमला होगा तो सभी देश उसका मिल के प्रतिकार करेंगे। और इसलिए पुतिन ने बहुत डिले न करते हुए उन्होंने एक स्टैंड लिया कि आप नाटो में नहीं जाएंगे। जेलेंस्की नहीं माने और पुतिन ने आक्रमण कर दिया, जो कि उनके मुताबिक जेलेंस्की ने रेड लाइन पार किया और इसलिए उन्होंने उनको दंडित करने की कोशिश की। तो जब हम बैकग्राउंड को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक ऐसा मसला था जिसको डिप्लोमेटिकली जेलेंस्की हल कर सकते थे। डिप्लोमेटिकली वो पुतिन को वार्ता की मेज पे बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार कर सकते थे या पुतिन उन्हें और कंसेशंस दे सकते थे, लेकिन वो जो रेड लाइन थी नाटो की सदस्यता वो पार करने की कोशिश की गई और इसलिए पुतिन को आक्रामक होना पड़ा। अभी की जो स्थिति है इस विषय पे दुर्भाग्य से विश्व में बहुत चर्चाएं नहीं हो रही हैं। वास्तविकता यह है कि अमेरिका बहुत लंबे समय से ये चाहता था कि रूस एक बड़े युद्ध में उलझ जाए, और रूस के एक बड़े युद्ध में उलझ जाने से सीधा सीधा फायदा अमेरिका को होना है, और ये कई वजहों से ऐसा वो चाहता था। सबसे अहम वजह ये थी कि नाटो जो गठबंधन था जिसमें जर्मनी भी है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें ब्रिटेन है और ऐसे बहुत सारे देश हैं, 30 देश हैं। ये नाटो गठबंधन अब आपस में इनकी जो बॉन्डिंग थी वो कमज़ोर हो रही थी। बहुत से सदस्य अब अपने लाइन से थोड़ा किनारे जाना चाहते थे, बहुत सारे तरीके से वो कई बार अमेरिकी प्रस्तावों का विरोध करते थे। कई बार अमेरिका, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये लोग अपनी सुरक्षा पे उतना खर्च नहीं कर रहे हैं जीडीपी का जितना करना चाहिए, 2% करना था वो नहीं करते हैं। तो एक क्रैक्स उभर रहे थे, दरारें उभर रही थी नाटो गठबंधन में। रूस के इस कार्रवाई ने अचानक से नाटो के देशों को मजबूती के साथ जोड़ दिया है और अब वो एक स्वर में बोल रहे हैं, और अमेरिका को ऐसी स्थिति की बहुत सख्त ज़रूरत थी। एक बार फिर से वो अपनी दादागिरी या अपनी लीडरशिप दुनिया पर थोपने की स्थिति में आए। बहुत वाजिब वजह है। यूक्रेन को एक बात समझनी थी। यूक्रेन अगर ये समझता था कि रूस के साथ उसकी जंग होगी और अमेरिका अपने सैनिक भेजेगा, तो ये उनका भ्रम था। शायद उनको इतिहास की वैसी समझ न रही हो, उनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का या हिस्ट्री का नहीं है। 70 वर्षों तक, लगभग 1949 से लेके 1991 तक, अभी तो हम 70 वर्ष आगे आ चुके हैं, 1949 से लेके 1991 तक शीत युद्ध चलता रहा।
ये शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगातार एक ऐसी स्थिति को क्रिएट कर रहा था जिसमें लगता था कि कभी भी एक महायुद्ध छिड़ेगा और दोनों परमाणु शक्तियां टकरा जाएंगी। कई बार ऐसे मौके आए जब अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे और कई बार ऐसे मौके आए जब सोवियत संघ ने अपने कदम पीछे, लेकिन दोनों टकराने से बचे। तो जो लंबे समय तक तमाम बुरी परिस्थितियों के बाद भी बहुत सारे देशों में इन्होंने आपस में युद्ध लड़ा, कभी भी अपने सैनिकों को आमने सामने नहीं किया। अगर एक पक्ष अपने सैनिक उतार चुका होता था तो दूसरा पक्ष किसी अन्य को आगे करके लड़ाई लड़ता था, सैन्य साजो सामान देता था, पैसे देता था, हथियार देता था। अफगानिस्तान इसका एक उदाहरण है। तो ये तो बहुत स्पष्ट था कि रूस क्योंकि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और लंबे समय से अमेरिका उससे टकराने का इच्छुक नहीं रहा है, तो ये कोई भी अगर ये सोचता था कि अमेरिका जेलेंस्की या यूक्रेन की मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा या नाटो का कोई देश भेजेगा तो वो भ्रम में था, उसे इतिहास की समझ नहीं थी। फिलहाल दूर दूर तक कोई ऐसा माहौल, ऐसा कोई वातावरण नहीं दिख रहा है जिससे यह समझा जा सके कि युद्ध रुकने वाला है। एक छोटी सी पहल रूस ने जरूर किया है। कुछ देशों के सिविलियंस कहीं कुछ खास जगहों पर फंसे हुए हैं, इसके लिए उन्होंने मोहलत दिया है और सीज फायर किया है। कुछ घंटों का उन्होंने समय दिया है, लेकिन यह चर्चा तब तक जारी रहेगी। हम ऐसे तमाम लोगों से, प्रबुद्ध जीवियों से, प्रबुद्ध जनों से आपको हम मिलवाते रहेंगे और उनके विचार आपके सामने रखते रहेंगे, जिससे यह पता चल सके, अपडेट आ सके कि यह युद्ध किस ओर जा रहा है, कब रुक सकता है और इसमें क्या क्या खामियां हैं और इससे तमाम जो देश, विश्व समुदाय जो दो भागों में बंटता दिख रहा था, वो अब किस ओर जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ आप आगे भी बने रहिएगा, देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।